हेलो। हेलो। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो। यस सर। चलिए, और स्क्रीन पे पीपीटी विजिबल है आपको, जो पीपीटी मैंने शेयर करी है? यस सर, ये रहा। पीपीटी नहीं दिख रही है अभी आपको? एक मिनट में दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। दोबारा शेयर अभी शेयर हो रही है आपको? अभी दिख रही है पीपीटी? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया था, लेजर। ठीक है। और जब हमने क्लास शुरू करी थी तो हमने उसमें बता दिया था आपको कि लेजर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था कि जो लेजर लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली कोहेरेंट होती है, हाई इंटेंसिटी बीम होती है, और हाईली डायरेक्शनल होती है, मतलब बहुत ज्यादा एक ही डायरेक्शन में सीधे ट्रेवल करती है। ये चीजें हमने सारी डिस्कस करी थी उसकी और लेजर के वेरियस एप्लीकेशन भी डिस्कस किए थे कि लेजर के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल एप्लीकेशन है लेजर के, और डिस्कस किया था कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, लेजर पढ़ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा हैं और हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से हमने बताया था कि लेजर किस लिए आपको पढ़ना और आपके सिलेबस में क्यों डाला गया है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करी थी। ठीक है। और हमने आपको बताया था कि कैसे जो लेजर बीम है वो कैसे नॉर्मल लाइट से डिफरेंट है। नॉर्मल लाइट में क्या होता है? नॉर्मल लाइट जो होती है, अगर आप जैसे यहां पर इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक हाई इंटेंसिटी की लाइट बीम है जो ट्रेवल कर रही है। ये जो आपका ये बॉक्स है, ये मीडियम को दिखाता है, ये मीडियम से ट्रेवल कर रही है। मीडियम आपका रूम भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है जहां से लाइट पास कर रही है। तो आपने देखा कि ये जो लाइट है जब इस मीडियम से पास होती है तो इसकी इंटेंसिटी जो आई नॉट है वो चेंज होकर आई एक्स हो जाती है, या मैं कहूं कि घट के आई एक्स हो जाती है। ठीक है। तो इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से है कि आई जो आई नॉट है, जो आई एक्स है, दैट इज यहां पर आई न्यू रिप्रेजेंट किया है, और आई नॉट को आई न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। आई न्यू इज इक्वल टू आई न्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा न्यू एक्स। यहां पर ये दिख रहा है आपको कि जो आई न्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स मतलब क्या, जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती जा रही है, और जो ये अल्फा है ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। ठीक है। और ये जो आई न्यू नॉट है ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, क्योंकि ये माइनस में है, एक्सपोनेंशियल जो है ये माइनस में है। इस वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि जो आई है वो एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है। मतलब कोई भी लाइट है जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? धीरे 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 घटती जाती है। और ये घटती क्यों है? यहां पर आप देख रहे हो ना, अल्फा इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ये एटेन्यूएशन क्यों होता है? एटेन्यूएशन मतलब डीके, धीरे धीरे छटना, किसी चीज को कम होना। तो ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्यों होता है? ये आइदर स्कैटरिंग की वजह से होता है और एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। स्कैटरिंग मतलब इस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे डस्ट या कुछ भी होगा जिसकी वजह से लाइट उनसे टकराती है तो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है। ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन मतलब ये जो लाइट, ये इन्वायरमेंट है, इसमें जब ये लाइट आती है तो बहुत सारे कुछ मटेरियल होता है जिसपे ये लाइट पड़ती है तो वो मटेरियल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। जिसकी वजह से भी ये इंटेंसिटी घटती जाती है। तो ये एक सिंपल लाइट की कहानी है, जो नॉर्मल लाइट होती है उसकी कहानी यहां पर दे रखी है कि किस तरीके से इसकी इंटेंसिटी घटती है। पर लेजर में क्या होता है? लेजर में इंटेंसिटी घटती नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है और बहुत दूर तक ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कोहेरेंट होती है। ठीक है। इस वजह से ये लाइट जो होती है बहुत दूर तक ट्रेवल करती है, हाईली डायरेक्शनल होती है। अब बात हमने यहीं पर डिस्कस किया था कि लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। लेजर जो हम लेजर पढ़ रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म यह आया था, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहां पर मैंने कहा था कि जो बाकी मीन वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग तो आपको पता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहां पर केवल स्टिमुलेटेड वर्ड जो था वो थोड़ा सा नया था, और वास्तव में जो स्टिमुलेटेड है वही इस पूरी लेजर का प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड है कि जो स्टिमुलेटेड वर्ड है, स्टिमुलेटेड इमिशन है, ये जो आपका पूरा लेजर है वो उसी पे बेस्ड है, वही उसका मेन प्रिंसिपल है। तो नॉर्मली हमने जो है, नॉर्मली
जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसमें हमने दो प्रोसेस पढ़ी हैं जो मैं मतलब किसी भी लेजर एक्शन में भी ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर पीपीटी में आपको शो कर रखा है, एक एब्जॉर्प्शन है, दूसरा स्पॉन्टेनियस इमिशन है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब कोई भी लाइट किसी मटेरियल पर पड़ती है, कोई मटेरियल है, क्योंकि लेजर जो है वो मटेरियल बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। लेजर इटसेल्फ ए सोर्स है, यहां पर किसी भी लाइट का हम एम्प्लीफिकेशन नहीं कर रहे। जैसे कि आप एब्रिविएशन पढ़ते हो, लाइट एम्प्लीफिकेशन वाया स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो यहां पर एम्प्लीफिकेशन वर्ड आ रहा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत पहले किसी साइंटिस्ट ने ये एब्रिविएशन दिया था। यहां पर हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर रहे, यहां पर एक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं जो लाइट को जनरेट कर रहा है। हाँ, जिसको आपको अलग से पावर देनी पड़ सकती है, अलग से उसको कुछ फीडबैक देना पड़ सकता है, पर वो किसी चीज को एम्प्लीफाई, किसी सिग्नल को एम्प्लीफाई नहीं कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है, इटसेल्फ ए जनरेटर। मतलब वो एक लाइट, जैसे सूरज या कोई ये लाइट जनरेट होती है, उसी तरीके से लेजर भी लाइट को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो लेजर में क्या है कि स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज होता है। तो यहां पर ये जो बैंड गैप दिया गया है, ये बैंड डायग्राम दिया गया है, उसी मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। मतलब ये जो एनर्जी डायग्राम है, ये उस मटेरियल की एनर्जी डायग्राम है, उस मटेरियल में जो बैंड बने हुए हैं, एनर्जी बैंड्स बने हुए हैं, उसका डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब कोई लाइट, ठीक है, अब उस जो मटेरियल है उसमें दो एनर्जी बैंड डायग्राम, जैसे आपने सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा है ना, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उसी तरीके से यहां पर भी हमने क्या कर रखा है, एक ग्राउंड एनर्जी बैंड मान रखा है E1, एक एक्साइटेड एनर्जी बैंड मान रखा है E2। तो जब लाइट उस मटेरियल पर पड़ती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में होते हैं, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर या जो एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट में होते हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड एनर्जी बैंड में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड वर्ड क्यों यूज किया यहां पर? क्योंकि जितना ज्यादा आप ये एच बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, मतलब ये स्टिमुलेट होता जाएगा, ये लाइट से स्टिमुलेट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो लाइट से स्टिमुलेट होती है, जितना ज्यादा आप लाइट दोगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो अब जब वो एक्साइट होकर एनर्जी स्टेट E2 पे चला गया, अब वो वहां पर क्या करेगा? वहां पर बहुत समय तक तो रह नहीं सकता। ये जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में, जो एक्साइटेड स्टेट E2 में जो ये एटम है, ये बहुत देर तक यहां पर होल्ड नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है? थोड़ी देर यहां पर होल्ड करने के बाद 13 और 40 सेकेंड के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। अब जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो फिर वापस वो फोटोन या कोई रेडिएशन, एचन्यू एनर्जी की रेडिएशन को इमिट करता है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि एक ये जो एरो दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, रैंडम डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जैसे ये एरो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रैंडम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ एचन्यू एनर्जी का एक फोटोन या कह सकते हैं एचन्यू रेडिएशन यहां पर इमिट हो रही है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्योंकि ये तुरंत होता है, ये इंस्टेंट प्रोसेस है। मतलब जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है उसके तुरंत बाद इमिशन हो जाता है अपने आप। तो ये इंस्टेंट प्रोसेस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये दो प्रोसेस पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी थी किसी भी मटेरियल के लिए, पर जब ये आगे ये प्रोसेस, मतलब जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन प्रोसेस, सिंपल एब्जॉर्प्शन और इमिशन प्रोसेस थी, ये हर चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। मतलब और साइंटिस्टों ने, जैसे आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हो, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में लोगों ने एनालिसिस करा कि अगर हम केवल एब्जॉर्प्शन और इमिशन प्रोसेस को ही काउंटर करें तो वहां पर वो, मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इक्विलिब्रियम को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इक्विलिब्रियम मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही एनर्जी इमिट होगी, ये होता है इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी सिस्टम क्या है, अगर किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उतनी एनर्जी को इमिट करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम होता है। तो जब साइंटिस्ट ने सिंपल एब्जॉर्प्शन और इमिशन प्रोसेस को काउंट किया तो वहां पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वो ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम प्रोसेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। मतलब जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा था उससे कम इमिशन हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी साइंटिस्ट को कि भाई ये प्रोसेस, इसमें ये कमी कहां से आ रही है इमिशन प्रोसेस में। ये जो अगर हम सिंपल स्पॉन्टेनियस इमिशन को काउंट करें तो ये जो बाकी एनर्जी कहां जा रही है, बाकी एनर्जी कहां रह जा रही है, कुछ एनर्जी कम इमिट हो रही थी, ठीक है। तो बाद में
इसको आइंस्टीन ने एक थर्ड प्रोसेस के बारे में उसने जिक्र करा, एक थर्ड प्रोसेस को उसने डिस्कस करा। उसने कहा कि अंडर इक्विलिब्रियम बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब अगर कोई मटेरियल है और उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ा हुआ है और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है इन ए ब्लैक बॉडी, ठीक है, ए फोटोन इंसिडेंट अपॉन ए मटेरियल कैन जनरेट ए सेकेंड फोटोन, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन in between radiation and matter, in addition to absorption and emission, there is a third process known stimulated emission। मतलब उन्होंने कहा कि एक थर्ड प्रोसेस एग्जिस्ट करती है, उसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। और वहां पर उन्होंने बोला कि जो एक फोटोन इमिट कर रहा है ये एक अनदर फोटोन को जनरेट करता है। जब फोटोन इंसिडेंट अपॉन ए मटेरियल कैन जनरेट अ सेकेंड फोटोन, ठीक है। तो यहां पर एक वो दूसरे फोटोन को जनरेट करता है और इसी को स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। अब ये जो फोटोन जनरेट होता है ये क्या होता है, ये जो पुराना वाला फोटोन है जिससे जनरेट हुआ है ये उसको कॉपी कर लेता है, मतलब उसी के रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी होती है। मतलब जैसे उस फोटोन की एनर्जी होगी वैसे सेम दूसरे फोटोन जो इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी होगी, उसी का सेम फेज होगा, सेम जैसे वो पोलराइज्ड है जिस ओरिएंटेशन में, वैसे ही जो इमिट हो रहा है फोटोन वो भी पोलराइज्ड होगा उस सेम ओरिएंटेशन में, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी सेम होगी। तो ये आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया और बाद में ये पाया कि इसी सिद्धांत पे बाद में मेजर, आपने सुना होगा लेजर तो एक लाइट के लिए होता है, मेजर होता है माइक्रोवेव के लिए होता है, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट ने मेजर इन्वेंट किया, मेजर, MESER। आप एक तरह से इसको असाइनमेंट में लिख सकते हो कि मेजर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप सर्च करोगे गूगल पे, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है आप ये भी सर्च करोगे, ठीक है। मेजर का एप्लीकेशन क्या होता है ये भी आप सर्च करोगे। 3 चीजें हैं, आपको इन 3 चीजें सर्च करनी है अपने नेट पे कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ मेजर एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मेजर, ठीक है, और व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द मेजर। तो आपको ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को आपको नेट पे सर्च करना है और अपने जो नोटबुक है आपके असाइनमेंट की उसमें लिखना है। तो मेजर का फुल फॉर्म है MESER, मेजर। आप इसको देखोगे इसी सिद्धांत पे, मतलब जो ये आइंस्टीन ने थर्ड प्रेडिक्शन दिया, आइंस्टीन का जो थर्ड प्रेडिक्शन था फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन, मतलब ये फिर उस पर सेटिस्फाई बैठ रहा था, मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिशन, इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा था। ये जो जब इसने थर्ड प्रेडिक्शन दे दिया तब, तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इसको चेक किया तो वो भी सेटिस्फाई थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिशन। आपने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक कोई ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन, और वो बाद में जब आप रेडिएशन उसको हीट देना या उसको रेडिएशन बंद करते हो तो वो सारा जो रेडिएशन है उसको इमिट कर देती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, 2 प्रोसेस, एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और एक इमिशन प्रोसेस तो सबको पता था, पर अब एक नई प्रोसेस में आई, थर्ड प्रोसेस, दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। मतलब एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू स्पॉन्टेनियस इमिशन प्लस स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। या आप कह सकते हो कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू स्पॉन्टेनियस इमिशन प्लस स्टिमुलेटेड इमिशन। इस तरीके से अब 3 प्रोसेसेस हो गई जो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी मटेरियल में। जब आप कोई रेडिएशन उस पर डालते हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में 3 प्रोसेस होती हैं, जिसमें से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन होती है। हाँ, इसमें यह है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत ही कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि अगर कई हजार फोटोन स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन से इमिट हो रहे हैं, तो 1-2 फोटोन स्टिमुलेटेड इमिशन से इमिट होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जब स्पॉन्टेनियस इमिशन से आ रहे हैं तो बहुत एक आध स्टिमुलेटेड इमिशन से एक आध फोटोन इमिट हो रहा है। तो ये होता है स्टिमुलेटेड इमिशन जो आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया, ठीक है। अब इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। हमने एब्जॉर्प्शन तो समझ लिया और इमिशन भी समझ लिया, अब स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है वो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इमिशन प्रोसेस आपको पता है कि जब ऑलरेडी जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और वो वापस आता है तुरंत, तत्काल, मतलब किसी बिना बाहरी कारक के
वो तुरंत अपने आप नीचे आ जाता है, मतलब उसको किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती, किसी भी बाहर से किसी भी रेडिएशन या किसी भी उसको कोई भी उसको प्रोवोक नहीं करता है, वो अपने आप नीचे चला आता है, ठीक है। पर अब देयर इज ए थर्ड प्रोसेस जो आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट की, उसके हिसाब से क्या होता है, अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और उसी समय क्या है, एक रेडिएशन एच न्यू एनर्जी का रेडिएशन उसको प्रोवोक करता है, मतलब वो जाके उसको इंड्यूस करता है। ये जो एच न्यू रेडिएशन है, ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में एटम है, इसको एच न्यू रेडिएशन क्या करता है, इंड्यूस करता है, इसको धक्का देता है। और जब ये एच न्यू नीचे आता है, मतलब जब ये एटम ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये जो फोटोन इमिट करता है, वो फोटोन इस फोटोन को कॉपी कर लेता है। मतलब ये आप देख रहे हो कि एक फोटोन था, इसने इसको धक्का दिया, फिर दो फोटोन निकल रहे हैं और दोनों फोटोन सेम है, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है, कोहेरेंट है आपस में। मतलब ये जो जब ये एटम ग्राउंड स्टेट में आया, तो जो फोटोन इमिट हुआ, उसने क्या हुआ, इस वाले फोटोन को कॉपी कर लिया पूरी तरीके से, इसकी डायरेक्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका फेज, सारी की सारी चीजें इसने कॉपी कर ली। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। बस थोड़ा सा ये होता है कि जो नॉर्मल प्रोसेस में जो है आपका स्पॉन्टेनियस जो इमिशन है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, और स्टिमुलेटेड इमिशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई ये तो लेजर के पीछे जो प्रिंसिपल है वो स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रिंसिपल है कि जो एक फोटोन है वो जब इसको इंड्यूस करता है तो दो फोटोन निकलते हैं जो आपस में मोनोक्रोमेटिक होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। तो अब हमें अगर ये प्रोसेस बढ़ानी है, मतलब किसी लाइट में ये प्रोसेस बढ़ानी है, तभी तो हमें लेजर मिलेगी। अगर ये प्रोसेस बहुत कम है तो लेजर कैसे मिलेगी। और नॉर्मल स्टेट में होता क्या है कि जो एक्साइटेड एटम होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स हैं उनका नंबर ज्यादा होता है, और जो एक्साइटेड स्टेट में है उनका नंबर कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये एक्शन होता है स्टिमुलेटेड इमिशन का, ये भी बहुत कम होता है। तो अब इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमें लेजर एक्शन देखना है, तो हमें ये चीज बढ़ानी है, बहुत ज्यादा करनी है, तभी हमें लेजर एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होगा, अब ये जो पूरा आपका लेजर टॉपिक है ये उसी पे है कि हम इसको कैसे बढ़ाते हैं। ये पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है, मतलब पूरा लेजर इसी पे बेस्ड है कि हम स्टिमुलेटेड इमिशन का कंट्रीब्यूशन को कैसे बढ़ा दें, जिससे स्पॉन्टेनियस इमिशन कम हो जाए, स्टिमुलेटेड इमिशन बढ़ जाए और हमको लेजर प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स ऑप्ट किए साइंटिस्ट ने, अलग अलग मटेरियल ऑप्ट किए इस लेजर एक्शन को देखने के लिए। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि लेजर एक्शन के पीछे तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, एक एब्जॉर्प्शन, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन और थर्ड इज स्टिमुलेटेड इमिशन। तो और जो लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द थर्ड प्रोसेस, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मतलब लेजर में तो तीनों प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन भी होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, पर उसमें लेजर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोसेस है वो थर्ड प्रोसेस है, दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। हमें इस थर्ड प्रोसेस को बढ़ाना है और ज्यादा करना है, जिससे हमें स्टिमुलेटेड इमिशन मिले। तो अब यही क्वेश्चन, ये जो यहां पर क्वेश्चन दिए, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे किए कि हमें लेजर एक्शन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन को बढ़ाना है। तो इसमें यही लिखा है, इन ए सिस्टम ऑल थ्री मैकेनिज्म ऑकर, मतलब जो तीनों मैकेनिज्म हैं वो ऑकर करती हैं, एब्जॉर्प्शन, spontaneous emission and stimulated emission. However, the stimulated emission is very very sluggish compared to the spontaneous emission. मतलब जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो लेजर एक्शन के लिए क्या, वी नीड टू हैव ए मच स्टिमुलेटेड इमिशन एज पॉसिबल एज लेजिंग एक्शन। लेजिंग एक्शन के लिए हमें अगर लेजर देखना है या लेजिंग एक्शन हमें चाहिए, तो हमें स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत ज्यादा करना है, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है हाउ, कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो अब उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। इससे पहले हमें ये देखना है कि आइंस्टीन ने जब अपना प्रेडिक्शन दिया तो आइंस्टीन ने एक कैलकुलेशन भी किया, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया उसने, उसको हम, और वहां पर उसने दो कोफिशिएंट निकाले जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट। मतलब उसने दो रिलेशन निकाली, और जो आइंस्टीन कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में दो रिलेशन निकाली जो यहां पर दिख रही हैं, ए B12 अपॉन B21 एंड A21 अपॉन B21। ये आइंस्टीन कोफिशिएंट है, ए और बी जो है ये आइंस्टीन कोफिशिएंट है, ठीक है। इनके रेस्पेक्ट में दो रिलेशन उसने डिराइव करी। अब ये रिलेशन कैसे डिराइव हुई इसको हम देखेंगे, ये हमने यहां पर आगे, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी थी उस बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो मैंने वहीं से इसको क्रॉप कर लिया है, वहीं से मैंने इसको ले लिया है, जिससे आपको भी बाद में अगर पढ़ना है तो आप वहां से डायरेक्ट पढ़ सकते हो अपनी बुक से, ठीक है। और ये बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ये 15 नंबर का क्वेश्चन बैठता है। अगर कभी भी डेरिवेट करने के लिए आता है कि डिराइव द आइंस्टीन कोफिशिएंट, तो ये आपका जो क्वेश्चन बनता है ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा बनता है। तो ये इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सरल है, इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूं और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत सरल है, और इसको अगर आप कर लोगे तो ये पूरे नंबर आपको 15 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अब आइंस्टीन कोफिशिएंट की। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट निकाला कैसे, स्टार्टिंग कहां से करी है आइंस्टीन ने। सबसे पहले आइंस्टीन ने इक्विलिब्रियम कंडीशन का जिक्र किया है कि मतलब जब रेडिएशन किसी मटेरियल पर रेडिएशन पड़ रही है और इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश हो चुकी है, मतलब एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिशन। तो सबसे पहले जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिशन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसी को सबसे पहले आइंस्टीन ने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, द नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्बिंग फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इमिटिंग फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इमिशन जो टोटल एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू टोटल इमिशन ही को इसने इस तरीके से यहां पर लिख रखा है कि द नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इमिटिंग फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इमिशन के बराबर है, ये यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है, यहां पर ये जो एब्जॉर्प्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब बात ये आती है कि भाई कितना एब्जॉर्प्शन, हम क्या चीज बढ़ा दें कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, क्या चीज घटा दें कि एब्जॉर्प्शन घट जाए। तो आपने ये पढ़ा, यहां पर मैंने आपको अभी एब्जॉर्प्शन और इमिशन की प्रोसेस पढ़ाई थी, ये हाँ देखिए ये है एब्जॉर्प्शन, ये है इमिशन। तो एब्जॉर्प्शन कब बढ़ेगा, यहां पर जो ये आप देख रहे हो यहां पर एक एटम है, यहां एक फोटोन है, ठीक है, पर वास्तविकता में क्या होता है, यहां पर बहुत सारे एटम्स होते हैं। यहां पर हमने केवल टिपिकल आपको दिखाने के लिए एक रेड एटम दिखा रखा है, यहां पर होते हैं एन नंबर, एन मान सकते हैं यहां पर N1 एटम है, यहां N2 एटम है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि यहां पर N1 एटम है और यहां पर N2 एटम है, ठीक है। इसको एक फिगर ये भी है, इससे भी देख सकते हैं आप, हाँ जैसे यहां पर मैंने दिखा रखा ना, यहां पर N1 एटम है और यहां पर N2 एटम है, ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हो। तो अब जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा। एक तो इस पे जो एचन्यू एनर्जी पड़ रही है, आप अगर उस एचन्यू एनर्जी को बढ़ाते जाओगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, मतलब अगर यहां पर एक फोटोन डालोगे तो एक मैक्सिमम एक एटम एक्साइट हो सकता है, दो फोटोन डालोगे तो मैक्सिमम दो एटम एक्साइट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं। अगर तीन फोटोन डालोगे यहां पर तो तीन एटम एक्साइट होंगे, मतलब आप जितना जितना फोटोन बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम के एक्साइट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है, यहां पर मैंने एब्जॉर्प्शन को ए से रिप्रेजेंट किया है, इस वाले इसमें आप देख सकते हो, यहां इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, यहां पर मैंने एब्जॉर्प्शन को ए से रिप्रेजेंट किया है। ए इज प्रोपोर्शनल टू रो न्यू, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी आप डाल रहे हो मटेरियल पे उसके प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, जो नंबर ऑफ एटम N1 है, अगर ये आप यहां पर जैसे 4 है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 4 का हो सकता है, पर अगर यहां पर एटम्स 5 होते, 6 होते, 7 होते, 8 होते, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट में होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब N1 के भी प्रोपोर्शनल होगा, जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो N1 के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर दो चीजें निकल के आई कि जो एब्जॉर्प्शन है वो तो एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा नंबर 1, और आपका जो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम है उनके प्रोपोर्शनल होगा नंबर 2। इन दोनों चीजों के प्रोपोर्शनल होगा एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम इसको इक्वेट करके एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो A इज इक्वल टू B12
रोन्यू N1 हमने यहाँ पर लिखा, ये रोन्यू और ये N1, और यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लिया है, दैट इज B12, ठीक है। इसको आइंस्टीन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। B12 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 to 2, मतलब जो ये ग्राउंड स्टेट 1 है और ये 2 है, तो यहां से जब एटम एक्साइट होकर यहां जा रहा है तो हम इसलिए इसको यूज करते हैं B12, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए हमने B यूज किया है और स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हमने A यूज किया है। तो जहां जहां हम स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज करेंगे वहां B कांस्टेंट है, ठीक है, और जहां जहां स्टिमुलेटेड यूज करेंगे वहां पर A कांस्टेंट है। तो यहां पर स्पॉन्टेनियस इमिशन है, रेडिएशन आया, इन एटम्स ने इसको एब्जॉर्ब किया, स्पॉन्टेनियसली एक्साइट होके दूसरी स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पर जो हमने दो चीजों, जो आपका एब्जॉर्प्शन था वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर एक N1 और नंबर दो जो एनर्जी डेंसिटी है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो कोएफिशिएंट लिया है वो B12 ले लिया है, B12, ग्राउंड स्टेट 1 और एक्साइटेड स्टेट 2, तो A इज इक्वल टू B12 रोन्यू N1। ये एक हो गई एक इक्वेशन, मतलब जो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था, दैट इज इक्वल टू B12 रोन्यू N1। अब बात आती है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन है वो इक्वल हो गया B12 रोन्यू N1। अब बात करते हैं इमिशन की, ठीक है। अब बात होगी किसकी, इमिशन की। यहां पर देखिए फिगर में भी दिखाया हुआ है, यहां पर क्या है, सिंपल ये रेडिएशन आ रहा है और यहां पर ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे N1 नंबर ऑफ एटम्स हैं, और ये रेडिएशन जब इस पे पड़ता है तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहां पर एब्जॉर्ब होके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। फिर जो एक्साइटेड स्टेट में ये एटम पहुंच गए, ये आइदर स्पॉन्टेनियस इमिशन से नीचे आते हैं और स्टिमुलेटेड इमिशन से नीचे आते हैं। मतलब इमिशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन प्लस स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में तो एक प्रोसेस हो गई, दैट इज ए, और जो इमिशन है उसमें क्या है, दो प्रोसेस हो गई, ठीक है। यहां पर जो इक्वेशन लिखी है दैट इज, आप यहां देख सकते हो, A इज इक्वल टू E1 प्लस E2, मतलब यहां पर ये E1 रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो E2 है वो स्टिमुलेटेड इमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम पहले बात करेंगे E1 की। E1 मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन, यहां पर देखिए E1 लिखा हुआ है, E1 इज प्रोपोर्शनल टू N2, मतलब जो एटम एब्जॉर्ब होके एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं उनका नंबर ऑफ एटम N2 है, यहां पर नंबर ऑफ एटम N2 है। तो अब वो जो इमिशन प्रोसेस क्या होती है, वो नीचे आएंगे, दैट इज इमिशन प्रोसेस। अब इमिशन प्रोसेस दो हैं, या तो स्पॉन्टेनियस होगा या स्टिमुलेटेड होगा, ठीक है। तो जो भी इमिशन होगा, अगर यहां पर 4 एटम है तो चारों नीचे आ सकते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन से, या 3 एटम आ सकते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन से, एक आ सकता है स्टिमुलेटेड इमिशन से। तो मतलब क्या है, जितने ज्यादा ऊपर नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ज्यादा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी वाया स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन होगी, ठीक है। तो मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन को हम लिख सकते हैं कि ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन E1 है ये प्रोपोर्शनल टू N2 है, मतलब ये, क्योंकि आने की प्रोबेबिलिटी जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि E1 इज प्रोपोर्शनल टू N2। अब इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू A21 N2। मैंने कहा था आपसे कि जहां जहां पर भी स्टिमुलेटेड इमिशन आएगा वहां पर हम B प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, और जहां स्पॉन्टेनियस इमिशन आएगा वहां A लेंगे। तो हमने इस इक्वेशन को इक्वलिटी फॉर्मेट में लिख दिया, E1 इज इक्वल टू A21 N2, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, E1 इज इक्वल टू A21 N2। अब यहां पर E1 की वैल्यू आ गई, E1 इज इक्वल टू A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई और E1 की वैल्यू आ गई। अब निकालना है E2 की वैल्यू। E2 क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन है, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन की वैल्यू A की वैल्यू निकाल ली, स्पॉन्टेनियस इमिशन की वैल्यू ये निकाल ली। अब बात करेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन की, ठीक है। स्टिमुलेटेड इमिशन जो E2 है वो भी N2 के प्रोपोर्शनल है, मतलब ऊपर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ज्यादा ही इमिशन होगा, चाहे आप स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात करो चाहे स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करो। जितने ज्यादा नंबर एटम के ऊपर होंगे एक्साइटेड स्टेट E2 में उतने ही ज्यादा एटम नीचे आएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़, जितना ज्यादा नंबर ऊपर होगा उतना ज्यादा नंबर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो E2 प्रोसेस है वो भी N2 के प्रोपोर्शनल होगा, जैसे E1 प्रोसेस N2 के प्रोपोर्शनल था वैसे E2 प्रोसेस भी N2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीज हो गई एक। अब बात करते हैं कि जो E2 प्रोसेस पे और भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज का। अभी हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन हमने पढ़ा,
जो आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया स्टिमुलेटेड इमिशन, उसमें हमने देखा है कि वो ऑलरेडी क्या है, अगर कोई फोटोन पीछे से इसको इंड्यूस करता है, ये जो एच न्यू है जब इसको इंड्यूस करता है तब ये जब नीचे आता है तो यहां पर हमें 2 फोटोन मिलते हैं, ठीक है, दैट इज द स्टिमुलेटेड इमिशन। तो यहां मतलब यहां पर पहले से रेडिएशन होना, जितना ज्यादा रेडिएशन होगा और जितने ज्यादा नंबर N2 होंगे उतना ज्यादा ही हमें स्टिमुलेटेड इमिशन मिलेगा। मतलब जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो इस पर भी डिपेंड करता है, रोन्यू पर भी डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, यहां पर जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज ए इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E1 तो क्या है, वो केवल N2 के प्रोपोर्शनल है, पर E2 क्या है, N2 के भी प्रोपोर्शनल है प्लस रोन्यू के भी प्रोपोर्शनल है। जो E2 है वो रोन्यू के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमने E2 को जब इक्वालिटी फॉर्म में लिखा तो हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हम स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए B कांस्टेंट यूज कर रहे हैं और 2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से। एक्साइटेड स्टेट को हमने 2 रिप्रेजेंट किया है, ग्राउंड स्टेट को 1 रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट 2 से ग्राउंड स्टेट 1 को हम B ये 2 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट 2 और ग्राउंड स्टेट 1। तो यहां पर हमने क्या इसको इक्वालिटी फॉर्म में क्या लिखा, E2 इज इक्वल टू B21 N2 रोन्यू, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आपको क्या मिल गया, अब E2 भी मिल गया आपको। आपने A पहले वाले पीपीटी में निकाल लिया था, आपने A की वैल्यू यहां निकाली थी, A इज इक्वल टू B12 रोन्यू N1। और अब आपने क्या निकाला, E1 आपने निकाल लिया A21 N2 और E2 आपने निकाल लिया B21 N2 रोन्यू। अब इनको इसी इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन में रख देंगे। यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने दिखा रखा है, ये जो इक्वेशन 22.13 है, यहां पर हमने दिखा रखा है कि दैट इज एब्जॉर्प्शन B12 रोन्यू N1 और इस साइड वाला जो है इमिशन है A21 N2 प्लस B21 रोन्यू N2, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन आपको यहां पर देखिए, यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। अब आप ये बताइए, आपको अगर किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये इक्वेशन आ गई, अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है आगे। ये जो यहां पर इक्वेशन 22.13 आई है, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है आगे और हमको यहां तक पहुंचना है। ये जो यहां पर सोल्यूशन निकला हुआ है, ये रोन्यू इज इक्वल टू A21 अपॉन B12 डिवाइड बाई N1 अपॉन N2 इज इक्वल माइनस B12 अपॉन B21 अपॉन B12। ऐसे ये जो इक्वेशन लिखी है हमें यहां तक निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो हम आज की क्लास में आपको असाइनमेंट, आपको मैंने पहले भी असाइनमेंट दिए, आपको असाइनमेंट दिया हुआ है पहले, और एक असाइनमेंट ये है कि आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये निकालना है, जो ये एक्सप्रेशन यहां पर दी हुई है नीचे। आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। 20 आपको ये इक्वेशन निकालनी है सिंप्लीफाई करके, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन पे ले जाना है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है। अब मैं यहीं पर क्लास रोक रहा हूं, जिससे आप इसको एक बार समझ सको और नेक्स्ट क्लास में मुझे बता सको कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आया होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। अगर किसी को इसमें लेजर में अभी कोई नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो मुझसे पूछ सकता है। आज मैंने आपको बताया क्या, आपको स्टिमुलेटेड इमिशन, आइंस्टीन प्रेडिक्शन बताया, स्टिमुलेटेड इमिशन बताया और आइंस्टीन कोफिशिएंट के बारे में बताया कि आइंस्टीन ने कैसे कोफिशिएंट निकाले कैलकुलेट करके। अभी वो बता रहा हूं मैं, वो पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, अभी वो उस पर हम चल रहे हैं। तो अगर अभी आपको यहां पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो ना, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहीं से। ये जो हम आइंस्टीन रिलेशन डराइव कर रहे हैं इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पर मैं ये चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी
और मेरे को भी समझाने में आसानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज कराना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका असाइनमेंट है कि आप 2 असाइनमेंट दिए हैं आज की क्लास में मैंने, ठीक है, जिसमें दूसरा असाइनमेंट आपका है कि आपको ये आइंस्टीन कोफिशिएंट जहां पर मैंने रोका है उसके आगे यहां पर मैंने रोका है और यहां से आपको यहां तक आना है। ठीक है, ये पूरा मैथमेटिकल है, रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को, रीसफल करना है और अरेंज करके इस फॉर्म में आएगी इक्वेशन, ये आपका काम है। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, यहां तक आने के बाद कुछ भी नहीं है आइंस्टीन रिलेशन, और इसको रीसफल करना है केवल इस इक्वेशन को। अब ये इक्वेशन कहां से आई है, कैसे आई है, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो अभी पूछ सकते हो, और अदरवाइज आप पढ़ना, आज पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में जब हम चालू करेंगे तब आप वहां पर एक क्वेरी कर सकते हो कि ये इक्वेशन कैसे बनी। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो डाउट? मैं क्लास फिर लीव कर रहा हूं। ठीक है, एंड कर रहा हूं आज की क्लास। ओके, गुड डे।